एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट बच्चे जब वीडियो बड़ा हो जाता है तो आप लोगों के थोड़ा सा आप थकान टाइप फील करते हो, इसलिए मैंने इसको वीडियो को काट दिया था बीच में। और अपन चल रहे थे समुद्रगुप्त की विजय। जो समुद्रगुप्त की जो विजय थी वो बड़ा ही अहम क्वेश्चन बनता है। इस पर बड़ा क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना रहती है कि समुद्रगुप्त ने कहाँ कहाँ विजय की, दक्षिण में विजय की, आठविक राज्यों पर विजय की, पड़ोसी राज्यों पर विजय की। तो उसके बारे में हमें जो उल्लेख मिलता है वो समुद्रगुप्त की जो प्रिया प्रशस्ति है, जिसको हरिसेन ने लिखा था, जिसकी भाषा संस्कृत थी, जिसकी लिपि ब्रह्मी थी, जिसको चंपू शैली में लिखा गया था, उसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त एक महान शासन, सेनापति, कूटनीति, बहुआयामी प्रतिभा के युक्त यथार्थवादी व्यक्ति थे। उसके दरबार में कवि महाराज संधि विग्रह हरिसेन ने प्रिया प्रशस्ति अपने आश्चर्यदाता समुद्रगुप्त के पराक्रम एवं दिग्विजय का वर्णन किया। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यव्रत अर्थात गंगा यमुना दोआब पर सैनिक अभियान किया। पूछा जा सकता है आर्यव्रत कौन सा था? गंगा यमुना का दोआब। दोआब तो समझते हैं 2+आब, मतलब जहाँ दो नदियाँ या दो जलों के बीच की भूमि होती है वो दोआब कहलाती है। तो इस बेल्ट को सबसे पहले समुद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, इसको 2 चरणों में पूरा किया था। 9 राजाओं का रुद्रदेवन, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी एवं बलवर्मा को पराजित किया, जिन्होंने राज प्रसवोद्धरण की नीति के तहत साम्राज्य में मिला लिया था। राज प्रसवोद्धरण, प्रसवोद्धरण का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, मतलब पूरी तरह से अपने अधीन कर लेना। पहले क्या इसने मिला के छोड़ दिया था, तो इस बात को फिर इन लोगों ने फायदा उठाया, इसलिए 2 चरणों, फिर सेकंड चरण में इसने क्या किया, फिर इनको अपनी तरफ मिला लिया, मतलब पूरी तरह से राज्य को उखाड़ के फेंक दिया, उनके साम्राज्य को अपने में मिला लिया। तो ये मतलब फर्स्ट जो अभियान किया था समुद्रगुप्त ने, कितने राजाओं के खिलाफ किया गया? वो किया गया था 9 राजाओं के खिलाफ। कितने राजाओं के खिलाफ किया गया था? 9 राजाओं का राय था। समुद्रगुप्त सर्वप्रथम, चलो वो कौन से आर्यव्रत को जीता था। आर्यव्रत में क्या थे? दोआब, गंगा यमुना के बीच का बेल्ट। क्लियर हो गया होगा। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों को कौशल, महाकांतर, कोरल, कोट्टर, पेस्टिटो, एनेपल्ली, काची, अमुक्त, बेगी, पल्लक, देवराष्ट्र, क्रुस्तापुल आदि को पराजित कर दिया। लेकिन उसने कहीं उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, अर्थात ग्रहण मतलब पहले तो उन्हें अपने अधीन कर लिया, ग्रहण मोक्षानुग्रहण, और फिर मोक्ष मतलब स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, ये नीति अपनाई थी। पूछा जा सकता है ग्रहण मोक्षानुग्रहण समुद्रगुप्त की नीति किन राज्यों के प्रति थी? तो वो थी दक्षिण के राजाओं के प्रति, जो कितने थे? टोटल 12 राजा थे। आगे बात समझो। और प्रसवोद्धरण की नीति थी, वो थी उत्तर भारत के राजाओं के, जो दोआब में थे, गंगा यमुना के दोआब में। वो कितने राजा थे? 9 राजा थे। ये नीतियां पूछी जाती है ना। आर्यव्रत पूरा कर दिया, 9 राजा, और ये चलो ठीक है, हो गया, मुक्त कर दिया। वह जानता था कि इन दूरस्थ भागों में प्रत्यक्ष शासन करना असंभव है, नहीं तो मुश्किल अवश्य है। अतः उसने ग्रहण मोक्षानुग्रहण की व्यवहारिक नीति का, क्योंकि उसको पता था कि दक्षिणी भारत में उससे पहले भी कोई इतना कठिन राज्य नहीं कर पा रहा था, और अव्यवस्था, क्योंकि जैसे ही कोई भी राजा, चाहे कालांतर में आगे भविष्य में भी देखना, चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहा हो, चकवर रहा हो, कोई भी रहा हो, दक्षिण भारत में जो राजा उलझ जाता था वो उत्तरी भारत को अपसेट कर बैठता था, या फिर उत्तरी भारत के 1-2 राजा स्वतंत्र हो चुके होते। तो इसीलिए इसने भी यही नीति अपनाई। इसको पता था समुद्रगुप्त को कि मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा, उसको कंट्रोल करूंगा, तो हो सकता है मेरे से उत्तर भारत निकल जाए। इसलिए इसने क्या किया, उनको ग्रहण कर लिया, जीत लिया, फिर उनको वापस आज़ाद कर दिया। लेकिन एक प्रतीक के रूप में उनको कहा कि भाई आप मेरे परतंत्र हो, मेरे राजा हो, मतलब मैं जो चाहूँगा आपका स्वामी मैं हूँ। कौन? समुद्रगुप्त ने ये बात कही। तो प्रतीकात्मक रूप से उनको अधीन कर लिया, फिर बाद में मोक्ष स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। समुद्रगुप्त के मध्य भारत के आठविकों को भी परास्त किया, उन्हें अपना भृत्य बनाया, जो आठविक राज्य थे, जिनको आज अपन नक्सलवादी एरिया है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं, ये आठविक राज्य थे। तो इसको भी हुआ यूँ था कि समुद्रगुप्त जो दक्षिणी भारत को विजय करने जा रहा था, तो ये आठविक लोग थे। इन्होंने क्या, समुद्रगुप्त की सेना को पराजित किया था, समुद्रगुप्त की सेना को डिस्टर्ब किया था, परेशान किया था। समुद्रगुप्त उस टाइम तो चला गया था कि कोई बात नहीं, लेकिन जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने कहा कि पहले आके तुमको ठोकूंगा, पक्की बात है। तो समुद्रगुप्त आए और उन्होंने आठविक, आठविक का मतलब था वन, वनों में जो चारों तरफ वनों से घिरे हुए थे आदिवासी लोग थे, तो इनको आके हराया, फिर इनको अपने अधिग्रहण किया था। ठीक है, सीमांत प्रदेशों के राजतंत्रात्मक एवं गणतांत्रिक राज्यों में भी भयभीत होकर अधीनता स्वीकार कर ली, जिनमें उत्तर पूर्व भारत के समतट, ड्वाक, कामरूप, नेपाल, कृतपुर, पश्चिम भारत के 9 गणतंत्र, राज्य आभीर, अर्जुनायन, मालव योद्धे, मद्रक, सनकानिक, काक, खरपक, इनमें 7 में सर्वदानज्ञाकरण प्राणायाम की नीति आता है। सर्वदानज्ञा, सर्व मतलब सभी को भाई आना है, दान देना है, आज्ञाकरण, आज्ञा का अनुकरण करना है, मतलब जो समुद्रगुप्त कहेंगे उनको मानना है, प्लस प्राणायाम की, आके सलाम ठोकना है, जय हिंद जय भारत बोलना है आके।
ये नीति अपनाई किनके साथ में, आटविकों के साथ। अब तक कितनी नीति होगी समुद्रगुप्त की, 3। पहली प्रसवोद्धरण की नीति किनके खिलाफ अपनाई थी, उत्तर के 9 राजाओं के खिलाफ। दूसरी दक्षिण के राजाओं के खिलाफ, कौन सी, ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, मतलब उन्होंने ग्रहण किया, जीता, फिर उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। तीसरे प्रकार की नीति कौन सी हो गई, सर्वदाना ज्ञान करण प्राणायाम, आओ दान दो, आज्ञा का पालन करो और सलाम करो, जय हिंद बोलोगे निकल जाओ। तो ये थी, ये किसके खिलाफ अपनाई थी, आटविक राजाओं के खिलाफ। आगे बात समझो। देवपुत्र सहनशाही शकमुंडरुन सिंगल आदि विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त को भयभीत होकर उससे मैत्री याचना की, उनके साथ साथ आत्मनिवेदन किया, कन्या उपनयन, मतलब कन्या का दान दिया, मतलब कन्या शादी की उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ। गुरुत्मदिक स्वविषम भुक्ति शासन याचना की नीति का अनुसरण किया था। ठीक है। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर एकता के सूत्र में बांधा और उसने कहा कि अधिक भूभाग उसका लोहा माना जाता है, जो कि उसकी यथार्थवादी नीति का प्रतीक है। स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन का पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने, बिसेंट स्मिथ, इसका नाम पूरा क्या था, बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा था, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन कौन था, नेपोलियन बोनापार्ट सुना है आपने कभी, वो फ्रांस के थे जिन्होंने पूरे यूरोप को जीता था। वाटरलू का युद्ध में हार गए थे, वो भी नेपोलियन, याद रखना इस चीज़ का। नेपोलियन बोनापार्ट तो इसको युद्धों का विजेता। तो समुद्रगुप्त को भी क्या, किसकी उपाधि दी, किसने दी, बिसेंट स्मिथ ने, किसकी, नेपोलियन की। पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसने कहा था, बिसेंट स्मिथ ने। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने भारत के बहुत बड़े भाग को अपने अधीन कर, चलो यहाँ तक हो गया। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से और जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दोनों राजा एक ही है, ध्यान रहे इस बात का। समस्त गुप्त शासक राजाओं में चंद्रगुप्त का पुत्र ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक शौर्य एवं वीर्योचित गुणों के संपन्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। मैंने बताया ना, प्रभावती जिसका रिद्धपुर ताम्रपत्र मिला पूना का, वो कौन थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है ना। जिसकी शादी किसने की, उस टाइम वाकाटक जो कि एमपी और महाराष्ट्र के बीच में लोग रहते थे, मालवा, वहाँ पे शासन करते वाकाटक वंश था, जिसके रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी बेटी का विवाह किया था। तो कालांतर में वो वाकाटक मर जाता है और प्रभावती गुप्ता ही उस शासन को संभालती है। आप इसको ये कह सकते हो इनडायरेक्ट वे में कि वाकाटक वंश भी कालांतर में किसके अधीन आ गया था, लगभग गुप्तों के अधीन आ गया था। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने, देख रुद्रसेन जो खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त किस शासक ने, गुप्त वंश के किस शासक ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था, तो वो तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। एक ये भी बनता है कि गुप्त वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी, प्रथम मगध, दूसरी उज्जैन। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। ठीक है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। उसके दरबार में कालिदास अमर सिंह जैसे विद्वान थे। चीनी यात्री फाहियान जो कि 399 से लेकर 415 के बीच में भारत रहा था, उसने भारत के बारे में पूरी जानकारी दी। तो वो किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत में आया था। शासकों को पराजित करने की स्मृति चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वप्रथम वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के नागवंश की कुमेर नागा, चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक स्थितियों के द्वारा अपने नागवंश, मैंने बताया ना आपको, उन्होंने भी लिच्छवी कुल की राजकुमारी से शादी की थी। तो ये भी उसी नीति पे चल रहा है, वैवाहिक संबंधों की नीति पे चल रहा है। और नागवंश की जो पुत्री थी कुबेर नागा से विवाह किया। वाकाटक वंश में अपनी बेटी से विवाह कर दिया। अब ये दो अच्छे वहाँ पे वो थे, सुदृढ़ वंश थे। प्रभावती का विवाह किया। इनसे प्रभावशाली शासकों की मित्रता हो गई, क्योंकि अब ये लोग पावर में थे, इनसे इसकी दोस्ती हो गई थी। तो अब क्या इसके राज्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे वो लोग। संरक्षण प्राप्त हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को अरब सागर तक बढ़ाया और सौराष्ट्र प्रायद्वीप को विजित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया,
अरब सागर तक अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। उसने पश्चिमी भारत के शकों को पराजित किया था, शक शासक रुद्रसेन तृतीय को हराया। इसने गुजरात, मालवा व काठियावाड़ गुप्त स्वराज्य के अंग बन गए। हुणों की सक्रियता को देखते हुए उसने उत्तर पश्चिमी गणराज्यों की विलय कर मेहरौली अभिलेख में विदित होता है कि उसने पश्चिम में वहालिक बैक्टीरिया, जिसको मेहरौली स्तंभ लेख, जो कहाँ पर है, दिल्ली में, उसको इतिहासकारों ने किससे जोड़ा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बताते हैं उसको, और जिस पे आज तक जंग नहीं लगी है। तो इससे कहते हैं गुप्त काल था वो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक रूप से बहुत ही समृद्धशाली था। उस जमाने में इतनी साइंस डेवलप कर ली थी उन लोगों ने कि आज तक उस मेहरौली लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगी है दिल्ली में, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि वहालिकों को जीत लिया था इसने। पूर्व में बंगाल अपनी सत्ता का विस्तार किया था। उज्जैन का दूसरी राजधानी बनाने का राज्य में समुद्री व्यापार एवं गुजरात प्रांत से संसाधन वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम और शौर्य के गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का चतुर्दिक विकास किया और अपना यश में वृद्धि की। कुल मिला के चंद्रगुप्त था वो एक सुदृढ़ शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों एक ही राजा हैं, ध्यान रहे। इसने कुंभेर नागा से शादी की, नागवंश से, और वैवाहिक नीति अपनाई, और अपनी बेटी थी प्रभावती गुप्ता, उसको रुद्रसेन द्वितीय बाकाटक वंश के थे, उनसे शादी की। और बाकाटक वंश कालांतर में जाके भी वो भी किसका, गुप्त शासन का अंग बन चुका था, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही अहम शासक है गुप्त वंश के। नेक्स्ट है कुमार गुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उसका पुत्र कुमार गुप्त गद्दी पे बैठा। उसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाई। बयाना मुद्रा भांड में कुमार गुप्त की करीब 623 मुद्राएं मिलती हैं। बयाना कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। पूछा जाता है कि राजस्थान के किस स्थान पर गुप्तकालीन मुद्राओं का भंडार मिला है, तो वो कहाँ पर है, बयाना कहाँ पे, भरतपुर में मिला है। तो वो कौन से, मैक्सिमम उसमें किसकी थी, कुमार गुप्त की मुद्राएं थी। लगभग 623 मुद्राएं मिली थी। कोइंस, मुद्रा का मतलब कोइंस, सिक्के मिले हैं चांदी के, सोने के। हेनसांग के कुमार गुप्त का नाम सक्रादित्य बताया। हेनसांग किसके काल में आता है, हर्ष राजा, हर्ष के काल में जो आता है। हेनसांग चीन के थे, उन्होंने कुमार गुप्त का नाम क्या बताया है, सक्रादित्य बताया। पूछा जाता है सक्रादित्य कौन था, या सक्रादित्य का नाम, कुमार गुप्त का नाम सक्रादित्य किसने बताया, तो वो था, बताया था हेनसांग ने। ध्यान रहे, इसकी किताब का नाम था शियुकी, ये आपको याद रहना चाहिए। हेनसांग को कुमार गुप्त को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। यहीं से गुप्त साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हुआ। संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त ही था। नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना होगा आपने, जो कि एशिया का एजुकेशन का उस तत्कालिक समय में सबसे बड़ा स्थान था, जहाँ पर लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, कुमार गुप्त को जाता है, जिसको कालांतर में कौन तोड़ता है, बख्तियार खिलजी। कौन था ये कौन था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, जो पूरब की ओर जाता है बंगाल बिहार को विजित करने के लिए। वो उसका विनाश कर देता है, उसको आग लगा देता है नालंदा विश्वविद्यालय को। तो नालंदा विश्वविद्यालय की पूछा जाता है स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त प्रथम ने, जिसको हेनसांग ने क्या नाम दिया था, सक्रादित्य। ठीक है, अगर सक्रादित्य आ जाता है समझ लेना कुमार गुप्त की बात हो रही है। ठीक है, ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। स्कंदगुप्त को राज सिंहासन पर बैठते ही जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में उल्लेखित हुणों के आक्रमण का सामना करना हुआ। स्कंदगुप्त जैसे ही बैठा, उसके टाइम पे सबसे पहले हुणों ने आक्रमण किया था, जिससे क्या हुआ, गुप्त जो साम्राज्य था वो थोड़ा अस्थायी हो गया और डगमगाने लगा, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख पूछा जाएगा, भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है, तो स्कंदगुप्त का है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख कहाँ मिला, एमपी में। ठीक है, जिसने स्कंदगुप्त को सफलता की मिली। इसकी स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। विक्रमादित्य की उपाधि इस पे भी मिलती है, किस पे, स्कंदगुप्त पे। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी। आगे बात समझ में। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के पंडित को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को पुनरुद्धार का कार्य गवर्नर पूर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया, जिसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त के गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील जिसके बारे में अपन ने चर्चा की थी, कहाँ कब की थी, मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था। किसने बनवाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार अकबर ने भी कराया था, अकबर ने, अशोक ने भी करवाया था। वो इसी सुदर्शन झील की बात चल रही है, जो गिरनार पर्वत से घिरी हुई है।
उसको जो इसके समय में, किसके समय में, स्कंदगुप्त के समय में उसका पुनरुद्धार करवाया गया। और जो उस टाइम पे जो वहाँ के गवर्नर थे, कौन थे, पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, उसका कार्य सौंपा गया। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो चक्रपालित को भी ध्यान रखना है, पर्णदत्त को भी ध्यान रखना है, स्कंदगुप्त को भी ध्यान रखना है, सुदर्शन झील को भी ध्यान रखना है। आगे बात समझ में। स्कंदगुप्त के शासन के आरंभ में गुप्त साम्राज्य आंतरिक एवं भारी समस्याओं के प्रसिद्ध था। स्कंदगुप्त ने भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ स्तंभलेख, चंद्रगुप्त की परिचय आदि के अभिलेखों साहित्यिक क्षेत्रों में उन्होंने आक्रमण किया एवं स्कंदगुप्त द्वारा उनके पराजित करने का उल्लेख मिलता है। यदि ये युद्ध संभवतः उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था। स्कंदगुप्त ने ब्रह्माशत्रु, पुष्यमित्र, हुणों को परास्त कर गुप्त साम्राज्य के भीषण संकट से बचाए एवं गुप्त साम्राज्य की स्थापित की व्यवस्था प्रदान की। इसके अतिरिक्त उसने बाकाटकों के नागवंश में आक्रमण के असफल उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर साम्राज्य की रक्षा की, उनके साम्राज्य की रक्षा की, क्षेत्र में वृद्धि, अपने साम्राज्य को अक्षुण बनाए रखा तथा सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था स्थापित करके साम्राज्य को स्थापित कर दिया। स्कंदगुप्त ने अपनी समस्याओं को धैर्य एवं साहस के मुकाबले किया, सफल रहा, विघटनकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई। यह उसके शौर्य का जीवन परिणाम है कि अनेकानेक विपत्तियों के होते हुए भी बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक विस्तृत अपने साम्राज्य की अक्षुण रखा। स्कंदगुप्त की सफलताओं का आधार उसकी प्रशासनिक व्यवस्था हुई। उसने पश्चिमोत्तर सीमा का महत्व समझा गया, उसकी सुरक्षा की समुचित प्रबंध किया, उसके साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया, योग प्रांतपति नियुक्त किए जो पूर्ण रूप से प्रजापित महत्व देते। वह प्रजापालक उद्धार तथा धर्म सहिष्णु शासक था। धर्म सहिष्णु मतलब सारे धर्मों को रक्षक संरक्षण देता था, सारे धर्मों की इज्जत करता था, शासक था। उसके साम्राज्य में सभी संप्रदायों के धार्मिक स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र प्राप्ति, सारे धर्मों को स्वतंत्र प्राप्ति, उसका बुद्धिमत्तापूर्ण शासन, उसके शौर्य, युद्ध की उसकी स्वदेशी भक्ति एवं समन्वय स्कंदगुप्त को महान गुप्त सम्राटों में से एक बना दिया। उसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य विघटन और विभाजन की दिशा में अग्रसर हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाए सुदर्शन झील। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वराष्ट्र प्राप्त गवर्नर और पुष्यगुप्त द्वारा जनकल्याण हेतु सुदर्शन झील का निर्माण किया। उसका गवर्नर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, वो कौन था, पुष्यगुप्त था। तो उसने उस टाइम का उसका निर्माण करवाया था एवं स्वयं रुद्रदामन द्वारा इसकी मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त की जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार भारी वर्षा में कारण टूट जाने के झील बांध का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने क्या किया, उसको दोबारा बनवाया था। भारी वर्षा के कारण टूट गई थी। राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र एवं गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने करवाया। सुदर्शन झील प्राचीन भारत के शासकों द्वारा जल प्रबंधन एवं संरक्षण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। स्कंदगुप्त के पश्चात पूर्वगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्ध, बालादित्य और द्वितीय कुमारगुप्त तृतीय और विष्णुगुप्त शासन किए, लेकिन धीरे धीरे उनका राज्य सीमित होता चला गया। संभवतः बंगाल के गौड़ों के अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया। तो गुप्त साम्राज्य को समाप्त करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका माना गया, बंगाल के गौड़ लोग थे, जिस शशांक वगैरह इन्होंने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को समाप्त कर दिया। गुप्तों के पतन का मूल कारण केंद्रीय शक्ति का दुर्बल होना। कहते हैं कि गुप्तों के पतन का मेन कारण था वो क्या था, केंद्रीय शक्ति, मतलब राजा दुर्बल हो गए थे, इस वजह से पतन हो गया था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के गुप्त सम्राटों को बौद्ध धर्म की ओर झुकाव को भी इनका पतन का कारण बताया। और कालांतर में क्या होता है कि जो गुप्त शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राटों को सैनिक शक्ति की शांतिपूर्ण विदेशी नीति का पालन नहीं किया और जिसके कारण विदेशी शत्रु शक्तिशाली सामंतों अधीन शासकों के लाभ उठाने का अवसर मिला। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम गुप्त कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास। अब आप जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे किताब लेके पढ़ना। क्लास में अपन लगभग ऐसे ही पढ़ते हैं, मैंने बोर्ड का यूज नहीं किया है, मैप बनाया है नहीं है, लेकिन आप देखना क्या पता ये मेरी रणनीति सफल हो जाए, इसलिए मैंने इस टाइप के वीडियो बनाने की कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत।